बच्चों, अपना अध्याय संख्या 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया और हमने जाना भारतीय राजनीति में हो रहे विभिन्न बदलावों के बारे में। हमने बहुत सारे बदलावों को जाना, उनके परिणामों को जाना और हमने जाना कि किस तरह से अब गठबंधन की जो सरकारें बन रही थी, विभिन्न दलों में एक आम सहमति पर वो पहुंच रहे थे। अब हम देख लेते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर को। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस अध्याय के प्रश्न और उनके उत्तर। उन्नी मुन्नी ने अखबार के कुछ कतरनों को बिखेर दिया। आप इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ कुछ घटनाएं हमें दी गई हैं, उनके कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। अर्थात जो घटना सबसे पहले हुई उसे सबसे पहले लिखना है और जो सबसे अंत में हुई है तो उसको आगे करते हुए हमें सबसे अंत तक लेकर जाना है। मंडल आयोग की सिफारिश और आरक्षण विरोधी हंगामा, जनता दल का गठन, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, इंदिरा गांधी की हत्या, राजग सरकार का गठन, सैप्रंग सरकार का गठन और गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम। चलिए इनको सजाते हैं क्रम से। सबसे पहले होता है जनता दल का गठन, फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए जैसा कि कहा गया था। उसके बाद मंडल आयोग की सिफारिश और आरक्षण विरोधी हंगामा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, राजग सरकार का गठन, गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम और अंत में आता है सैप्रंग सरकार का गठन। तो ये हमने एक तरह से कालक्रम में सजाया। जो घटना सबसे पहले थी उसको सबसे पहले लिखते हुए और सबसे अंत वाली घटना को हम लेकर गए। अब हमें मेल करना है सर्वानुमति की राजनीति। सर्वानुमति की राजनीति की अगर हम बात करें तो सर्वानुमति थी आर्थिक नीतियों पर। फिर जाति आधारित दल, तो पता चला हमें पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसका उद्भव हुआ था। पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, ये साहबानो मामले से संबंधित है। साहबानो मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था तो उसके लिए जो मुस्लिम नेता हैं उन्होंने कहा था कि ये उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप हैं और उसी आधार पर बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको निरस्त कर दिया था। क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, तो ये आएगा गठबंधन सरकार की। क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत बढ़ी, वो ज़्यादा सीटें जीत रही थी, ज़्यादा वोटों का प्रतिशत जीत रही थी और इसलिए गठबंधन की सरकारें बन रही थीं। अगला प्रश्न, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए हैं? तो देखते हैं 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे। पहला मुद्दा था नई आर्थिक नीति। फिर हमने देखा अगला मुद्दा था अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बाबरी कांड, गोधरा कांड आदि ये मुख्य मुद्दे थे। नई आर्थिक नीति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जैसे राजनीतिक मुद्दों पर जो राजनीतिक दल थे उनमें सहमति थी और राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव में गठबंधन की राजनीति हमारे सामने आई थी। प्रश्न संख्या 4, गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में से आप कौन से तर्क देंगे? देखिए, दिया गया कथन है वो पूर्णतया सही है, क्योंकि हमने जाना भी था कि गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर दे रहे हैं और विचारधारागत सहमति के बगैर भी राजनीतिक गठजोड़ कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं। उदाहरण देखें हम तो अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए, सरकार बनाई और वो सरकार अपने निर्धारित कार्यकाल तक सफलतापूर्वक चली। देखते हैं प्रश्न संख्या 5, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख करें। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को होता है। लोकसभा चुनाव 1984 में इसने 2 सीटें जीती। राम जन्मभूमि आंदोलन ने पार्टी को ताकत दी। लोकसभा चुनाव 1991 में इस पार्टी ने 120 सीटें जीती। फिर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव
चुनाव 1996 के चुनाव की तो ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और भाजपा ने 161 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। एक गठबंधन जिसका नाम राजग है, इसके अगुवा के रूप में मई 1998 से जून 1999 तक ये पार्टी सत्ता में रही। अक्टूबर 1999 में राजग ने दोबारा सत्ता हासिल की और अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। लोकसभा चुनाव 2004 में इस पार्टी ने 138 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2009 में इस पार्टी ने 116 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जीतकर इस पार्टी ने सरकार बनाई। तो ये था इस पार्टी का विकास क्रम। अगला प्रश्न लेते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, ये बात निश्चित रूप से ठीक है। तो देखिए, हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है। और अगर हम अपने जो अभी अंतिम जो 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं, नवीनतम लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम देखें तो कांग्रेस की लगातार सीटों की संख्या कम हो रही है और ये कांग्रेस के लगातार कम हो रहे असर को दर्शा रही है। किंतु फिर भी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। नए चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया है। प्रश्न संख्या 7। अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए 2 दलीय व्यवस्था जरूरी है। पिछले 30 सालों के भारतीय अनुभवों को आधार बनाकर एक लेख लिखिए और इसमें बताइए कि भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था के क्या फायदे हैं। भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था के अगर हम फायदे देखें तो बहुदलीय व्यवस्था से अनेक लोगों को राजनीति में आने का अवसर प्राप्त होता है। क्षेत्रीय दलों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वंचित समूहों की नुमाइंदगी होती है। साथ ही गठबंधन की सरकारें बनती हैं जिससे एक दल की तानाशाही को रोका जा सकता है। भारत की राजनीति का अनुभव देखें तो लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा 2 गठबंधनों राजग और सपरंग के बीच में रही है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ जाता है और देश के अनेक नागरिकों की राजनीति तक सीधी पहुंच हो पाती है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। भारत की दलगत राजनीति ने कई चुनौतियों का सामना किया है। कांग्रेस प्रणाली ने अपना खात्मा ही नहीं किया बल्कि कांग्रेस के जमावड़े के बिखर जाने से आत्म प्रतिनिधित्व की नई प्रवृत्ति का भी जोर बढ़ा। इससे बदलाव व्यवस्था और विभिन्न हिस्सों की समाई करने की इसकी क्षमता पर भी सवाल उठे। राज व्यवस्था के सामने एक महत्वपूर्ण काम एक ऐसी दलगत व्यवस्था खड़ी करने तथा राजनीतिक दलों को गढ़ने की है जो कारगर तरीके से विभिन्न हितों को मुखर और एकजुट करें। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद क्या आप दलगत व्यवस्था की चुनौतियों की सूची बना सकते हैं? दूसरा प्रश्न यहाँ पूछ रहे हैं कि विभिन्न हितों का समाहार और उनमें एकजुटता का होना क्यों जरूरी है। अगला प्रश्न है कि इस अध्याय में आपने अयोध्या विवाद के बारे में पढ़ा। इस विवाद ने भारत के राजनीतिक दलों को समाहार करने की क्षमता के आगे क्या चुनौती पेश की। देखते हैं उत्तर। दलगत राजनीति से बिखराव की चुनौती सामने आती है। इसमें आत्म प्रतिनिधित्व की नई प्रवृत्ति पर जोर बढ़ता है। दूसरे का उत्तर हम देखते हैं कि विभिन्न हितों के समाहार और एकजुटता से भारत जैसे विशाल देश का चतुर्दिक विकास हो सकता है और इसी से विविधता में एकता की जो भावना है वो भी बनी रह सकती है। धार्मिक आधार पर भड़काई गई भावनाएं लोकतांत्रिक राजनीति के लिए खतरनाक होती हैं। ऐसे में अगर किसी दल द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अगर धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं तो वो राजनीतिक समाहार की दृष्टि से निसंदेह चुनौती पेश करती हैं। तो इस तरह से देखा हमने कि जो हमारा ये अध्याय था राजनीति में नए बदलावों को लेकर, तो हमने गठबंधन की राजनीति इसमें मुख्यतया मुखर होती है और इसके बहुत ही सटीक चित्रण को और बहुत कहें कि हमने एक बहुत समीपता से इसका अध्ययन किया है कि किस तरह से एक प्रभुत्व के दौर से हमारी राजनीति है वो दलों की प्रतिस्पर्धा और गठबंधनों की प्रतिस्पर्धा तक पहुंच गई। कैसे अनेक छोटे और क्षेत्रीय दलों की नुमाइंदगी अब होने लगी। तो निसंदेह ये एक बहुकोणीय
जो अब प्रतिस्पर्धा हो गई, इससे बहुत सारे व्यक्तियों को सीधे राजनीति में आने का मौका, और जो क्षेत्रीय स्तर की बात जो कि हमने पिछले अध्याय में बात की थी, जो क्षेत्रीय मांगे हैं, क्षेत्रीय स्वायत्तताएं हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनकी नुमाइंदगी राष्ट्रीय स्तर पर होने के लिए एक कहीं की अच्छा मंच अब तैयार हो चला था। और इसके बाद जो हमारे नवीनतम लोकसभा चुनाव हम देखें 2014 और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं, उनके परिणामों का भी किस तरह से भारतीय राजनीति पर एक स्पष्ट बदलाव नज़र आता है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय भारतीय राजनीति नए बदलाव समाप्त होता है। उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा और निसंदेह आप इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों के बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद।